गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने गाप के बारे में पढ़ा था, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हैं कि कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एजम्पशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट आर द एजम्पशंस विच आर यूज्ड इन अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग कंसेप्ट वो एजम्पशन होते हैं जिनको हम अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। ये वो रूल्स रेगुलेशन हैं जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने में हेल्पफुल होते हैं और ये हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मली 3 ये एजम्पशंस यूज़ किए जाते हैं हमारे बिजनेस टर्मिनोलॉजी में। पहला है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एजम्पशन और एक्चुअल कंजम्पशन। फर्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन का मतलब होता है कि वी record the transaction by assuming that business will not liquidate in future and it run long as possible। यानी अकाउंटिंग हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में बंद नहीं होगा और लॉन्ग टाइम तक ये सर्वाइव करता रहेगा। दे रखा है यहाँ पर, अगर पढ़ें तो कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर लॉन्ग टाइम एंड विल नॉट सोल्ड और लिक्विडेट इन फ्यूचर। यानी बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा और ये फ्यूचर में सेल नहीं होगा। इसलिए इसे हम कंटिन्यूटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी कंसेप्ट के बेस पर हम असेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हुए, ये एज्यूम करते हुए कि हम कितने टाइम में असेट्स को कंज्यूम कर लेंगे। इसका एग्जांपल लीजिए, आपने कोई असेट्स 50,000 रुपीज़ की परचेज़ की और आपको ये एजम्पशन है या आपको ये उम्मीद है कि उसकी हर साल वैल्यू 10,000 रुपीज़ कम हो जाएगी। तो वो आपके लिए कितने साल यूज़फुल बनी रहेगी, ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप उसके लिए करेंगे कि 50,000 रुपीज़ में आप 10,000 का डिवाइड कर देंगे, यानी 5 ईयर तक वो आपके लिए मशीनरी यूज़फुल बनी रहेगी। पर 5 ईयर आपने देखे नहीं हैं, आपको क्या पता कि 5 ईयर तक बिज़नेस कंटिन्यू करा या नहीं करा। लेकिन फिर भी हम ये एज्यूम करते हुए कि बिज़नेस हमारा 5 साल तक रन करेगा, हम उन असेट्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और उन्हें अपनी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ताकि हमें हमारे असेट्स की एक्चुअल वैल्यू और एक्चुअल जो उसकी प्राइस में कमी आ रही है उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम जो असेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं, ना कि मार्केट प्राइस पर, क्योंकि मार्केट प्राइस कम ज़्यादा हो सकती है पर हमें वही प्राइस रिकॉर्ड करनी है जो हमने परचेज़ करते टाइम सप्लायर को पे की थी। तो इसलिए हम हिस्टोरिकल कॉस्ट को बेस रखते हुए, गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो करते हुए अपनी असेट्स की रिकॉर्डिंग करते हैं, ये एज्यूम करते हुए कि हमें असेट्स कितने साल तक यूज़फुल बनी रहेगी वो पता करें और नई असेट्स कब खरीदने की हमें ज़रूरत पड़ेगी ये सब एज्यूम हम या कैलकुलेशन कर पाएँ। मींस लॉन्ग टर्म तक बिजनेस कंटिन्यू बना रहेगा, बंद नहीं होगा, ये हमारा एजम्पशन रहता है। अगला है कंसिस्टेंसी एजम्पशन। आपको मैंने पिछले कई चैप्टर में भी बताया है कि हम नॉर्मली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं। एक तो इंटर फर्म कंपैरिजन और एक इंट्रा फर्म कंपैरिजन, ये 2 टाइप के हम फर्म कंपैरिजन करते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन मींस कि हम अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस से कर रहे हैं और इंटर फर्म कंपैरिजन मींस हम अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। पर मैंने आपको ये कल भी बताया था कि कंपैरिजन हमेशा तभी पॉसिबल होता है जब जहाँ पे सभी चीज़ें सेम होती हैं, यानी दोनों फर्म में पॉलिसी सेम फॉलो हो रही हो, अकाउंटिंग करने का मेथड सभी का यूनिफॉर्म हो, सेम हो, तभी जो है कंपैरिजन पॉसिबल हो पाएगा। यानी आप अगर सेम मेथड सेम पॉलिसी को यूज़ नहीं करेंगे तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होगा। इसका एग्जांपल लीजिए कि आप आगे चल के पढ़ेंगे भी कि डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कई मेथड होते हैं। ये डेप्रिसिएशन किन किन मेथड से चार्ज होती है। आप मेथड नंबर 1 यूज़ करते हैं, दूसरी कंपनी मेथड नंबर 2 यूज़ करती है, तो आपके बीच में कंपैरिजन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके दोनों का मेथड अलग अलग है। और मैंने बताया कि कंपैरिजन केवल वहीं यूज़ होता है जहाँ पर सिमिलर चीज़ें होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी पॉलिसी, ऐसी अकाउंटिंग मेथड को यूज़ करें जो कंसिस्टेंट रहें, जिनमें चेंजेस ना हो, यूनिफॉर्म हो, ताकि हमारे लिए कंपैरिजन करना इजी हो जाए। ये हमारा सेकंड एजम्पशन है, क्योंकि अगर आप डिफरेंट या अलग अलग अकाउंटिंग एजम्पशन यूज़ करेंगे तो आप ना तो अपनी फर्म के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे और ना ही आप अपनी ही जैसी किसी दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए कांस्टेंट
फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज़ मस्ट होती है हमारी अकाउंटिंग में। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो है एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल एजम्पशन का मतलब क्या होता है, इस एजम्पशन के अकॉर्डिंग रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द पीरियड ऑफ देयर हैपनिंग, नॉट व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हम अपनी बुक में तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में होता है। उस ट्रांजैक्शन का अमाउंट हमने कब पे किया या कब हमें रिसीव हुआ, उस बात से हमें मतलब नहीं होता। इसका एग्जांपल लीजिए, सपोज़ कीजिए आपको जनवरी की सैलरी किसी आपके ओनर ने फेबररी में दी, तो आपको रिसीव कब हुई, फेबररी में, लेकिन एक्चुअल वो सैलरी है किस मंथ से रिलेटेड, जनवरी से रिलेटेड। तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जनवरी में ही करेंगे, क्योंकि जो एक्सपेंस या जो भी इनकम जिस मंथ या जिस टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है उसकी रिकॉर्डिंग हम केवल उसी मंथ में करते हैं। इसे हम एक्रूअल एजम्पशन कहते हैं। जैसे मार्च के महीने की सैलरी किसी ने एडवांस में फेबररी में ही ले ली, मिली उसको फेबररी में, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग वो मार्च में ही करेगा क्योंकि वो सैलरी रिलेटेड किस मंथ से है, मार्च से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट हमारा एक्रूअल एजम्पशन कहलाता है। क्लियर। अब देखिए, अब आते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में ये 11 प्रिंसिपल हैं जो अब आप पढ़ेंगे फ्यूचर में, और जिसमें पहला जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग एंटिटी होते हैं। यानी जो बिजनेस है वो अलग आइडेंटिटी है और जो बिजनेस का ओनर है वो अलग अलग आइडेंटिटी होती है। ओनर के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट एक तरीके से लोन माना जाता है बिजनेस के लिए। भले ही वो ओनर लगा रहा है, लेकिन फिर भी वो आउटसाइडर की तरह कैपिटल जो है लोन की तरह ट्रीट की जाती है, और वो आउटसाइड लायबिलिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं कि हमें ये पे करनी है। इसलिए हम कैपिटल का या ओनर का एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं ताकि हम उसकी रिकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग कर पाएँ। ओनर के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो बिज़नेस के ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते, वो उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन माने जाते हैं। इसलिए हम बिज़नेस एंटिटी को अलग तरह से ट्रीट करते हैं और प्रोप्राइटर को यहाँ पर अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। इसीलिए ओनर के थ्रू लगाया हुआ कैपिटल का अमाउंट इस प्रिंसिपल की वजह से लायबिलिटी कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे जो भी पर्सनल ट्रांजैक्शन होंगे बिज़नेस के वो सेपरेट लिखे जाएंगे। जो पर्सनल ट्रांजैक्शन होते हैं ड्राइंग कहलाते हैं, हम जानते हैं कि जितने भी घर का किराया है, कार का खर्चा है, पर्सनल कोई एक्सपेंडिचर है, वो सब अलग रिकॉर्ड किए जाएंगे क्योंकि वो बिज़नेस के एक्सपेंसेस नहीं है, वो ओनर के एक्सपेंसेस हैं। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ओनर अलग है और बिज़नेस अलग है। अगर वो कोई कैश भी बिज़नेस से लेता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो उसकी रिकॉर्डिंग भी हम ड्राइंग के नाम से करेंगे, ना कि पेमेंट के नाम से करेंगे। इसके अलावा अगर प्रोप्राइटर का कोई और भी बिज़नेस रन कर रहा है, यानी वही सेम ओनर है लेकिन बिज़नेस अलग है, तो उन बिज़नेस की एंट्री भी इससे अलग की जाएगी। वो बिज़नेस अलग एंटिटी होगी और ये बिज़नेस उसकी अलग एंटिटी होगी। अगर इन शॉर्ट हम कहें तो इस अकाउंटिंग एंटिटी के कंसेप्ट की वजह से बिज़नेस को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिलती है, एक सेपरेट रिकग्निशन मिलता है जो उसके ओनर या प्रोप्राइटर से एकदम डिफरेंट होता है। अब थर्ड है हमारा जो प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वी रिकॉर्ड द ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन हैं उन ट्रांजैक्शन की मनी वैल्यू को मेज़र करने के बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे आपने गुड्स सपोज़ कीजिए सेल किया 1000 रुपीज़ का, आपने परचेज़ किया 5000 का गुड्स राम से, मशीनरी परचेज़ की 30,000 रुपीज़ की, या आपने स्टाफ को जितनी सैलरी दी या आपको इनकम रिसीव हुई वो मनी की वैल्यू में ही मेज़र की जाती है। इसके अलावा जो ट्रांजैक्शन मनी में मेज़र नहीं हो सकते, जैसे कि आपने कोई नए मैनेजमेंट को अपॉइंट किया, या आपके रिलेशन ख़राब हो गए, या डिस्प्यूट हुआ किसी एम्प्लॉय से, कोई रिटायर हो गया, तो इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग फिर हमारी बुक्स में नहीं की जाती। इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर कि जो हैं हम क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं कि हमने जो क्वांटिटी परचेज़ की उससे भी हमें कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हमने एक बिल्डिंग परचेज़ की 6 रूम की, हमें कोई मतलब नहीं है 10 कंप्यूटर परचेज़ किए, 40 चेयर खरीदी, 10 टेबल खरीदी, या कोई हमने 4000 मीटर क्लॉथ परचेज़ किया, हमें इस बात से कोई रिलेशन नहीं है। हमें उसकी वैल्यू यानी ये सारी चीज़ों की कितनी कॉस्ट थी उससे हमें मतलब होता है, वो हमें परचेज़ करना, वो रिकॉर्ड होना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक हम मनी में टर्म्स में उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मेज़र नहीं करेंगे, ट्रांजैक्शन हमारी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। पर एक चीज़ इसमें लिमिटेशन भी होती है। लिमिटेशन क्या होती है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाते हैं
यानी हमने जो 4 साल पहले असेट्स परचेज़ की थी 50,000 रुपये की, और हमने उसको आज 30,000 में सेल किया, तो हम कहेंगे मैं लॉस हुआ, लेकिन उस टाइम की वैल्यू और आज की वैल्यू में डिफरेंस होता है। कई असेट्स की वैल्यू कम होती है, कुछ असेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखाने की वजह से हमें एग्जैक्ट प्राइसेस का पता नहीं चलता है, क्योंकि टाइम टू टाइम प्राइस चेंज होती रहती है। आज से 10 साल पहले हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत कम हुआ करती थी, आज बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उतना फ़ायदा हो गया। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं प्राइस लेवल पर, और वो चीज़ हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। अब है अगला अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। आप ये अपने फर्स्ट एजम्पशन में पढ़ा कि अकाउंटिंग हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि लॉन्ग रन तक चलेगा, सालों साल चलता रहेगा, और हमें अपने अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र्स को टाइम टू टाइम देनी होती है। लेकिन वो यूज़र्स वेट नहीं कर सकते कि हम उनका बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन तब दें जब बिज़नेस बंद हो। इसके अलावा मैनेजमेंट रहा, बैंकर रहे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रहा, क्रेडिटर रहे, ये सभी लोग हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो भी ताकि वो सही टाइम पर सही डिसीज़न ले पाएँ। इसलिए इनको हमें रेगुलर इंटरवल पे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की देना ज़रूरी होता है, ताकि हम उनको सही इन्फॉर्मेशन दे सकें और जिसके बेसिस पर वो सही डिसीज़न ले पाएँ। जैसे बैंक हैं, वो डिसाइड कर पाएँ कि हमें कितना लोन सैंक्शन करना है, कितना हमको इंटरेस्ट चार्ज करनी है। गवर्नमेंट को हम जितना टैक्स पे कर रहे हैं वो ईयरली इनकम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करती है कि हमने टैक्स सही पे किया है या नहीं पे किया। तो इस वजह से हमें क्या करना होता है, एक टाइम पीरियड को बेस मानना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें एक टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ता है, ताकि हम उस टाइम पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये हमको पता कर सकें। और ये टाइम पीरियड नॉर्मली हम मानते हैं ईयरली बेसिस पे, यानी 1 साल। ये 1 साल नॉर्मली कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और ये चलता कब तक है? अगले साल 31 मार्च तक। यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरी होता है। यानी हम इन दोनों टाइम पीरियड के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, और इस टाइम पीरियड से हमको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो एज्यूम करके अपने यूज़र्स को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। यानी अकाउंटिंग जो कंपनी एक्ट 2013 है और इनकम टैक्स के रूल हैं, उनके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल टू 31 मार्च का टाइम पीरियड वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड एज्यूम किया जाता है। हालांकि कुछ जो इंडियन मेथड है वो दिवाली से दिवाली तक, या नए वो कहते हैं कि संवत से संवत तक यूज़ करते हैं, लेकिन जो बैंक वगैरह या गवर्नमेंट में है वो हमारे में 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का अकाउंटिंग पीरियड यूज़ होता है। आगे के प्रिंसिपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।